चलिए, हमने आपको कल कहा था कि आप तत्वों के नाम को याद कर लीजिएगा, उसकी संयोजकता को याद कर लीजिएगा, बोले थे ना। एक बार वो वाली बुक दीजिए तो। हमने आपको कहा था कि तत्वों के नाम और उसकी संयोजकता आप याद कर लीजिएगा। आपको हम कल अम्लों के नाम और अनुसूत्र बताएंगे, ठीक है। आपने किया कि नहीं? कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नंबर में आप लिख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नाम आपको, नाम और उसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल। दो नंबर में आप नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए। तीन नंबर में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। चार नंबर में एसिटिक अम्ल ले लीजिए। पांच नंबर में कार्बोनिक अम्ल ले लीजिए। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा H2SO4, इसका हो जाएगा HNO3, इसका हो जाएगा HCl, इसका हो जाएगा CH3COOH, और इसका हो जाएगा H2CO3। ठीक है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एक और होता है फास्फोरिक अम्ल। ये हो जाएगा H3PO4, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ना रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम भी होता है, वैज्ञानिक नाम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। लिख दें कि छोड़ दें? हाइड्रोजन सल्फेट
इसको बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका था अम्लों के नाम। ठीक, अब लिखिएगा भस्मों के नाम। भस्मों के नाम व अनुशुद्ध। एक नंबर में आप लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो नंबर में आप लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीन नंबर में आप लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चार नंबर में आप लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये आपका हो जाएगा NaOH KOH NH4OH। और भी होता है, लेकिन ये आपको ज्यादातर आएगा, बार बार सामने में आएगा।
हो गया। अगर आपको कह दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आता है बार बार। तो ये हो जाएगा MgOH हॉल 2। अगर एल्यूमिनियम कह दिया ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कह दिया, आप AlOH, ठीक है, हॉल 3 कहेंगे। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकता, आप BaOH हॉल 2। अच्छा, इसको जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसको बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखना, इसको बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। फिर हम आपको लवण के बारे में भी लिखाएंगे, वो पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और जब कोई धातु किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट से अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का। पहले एक काम करिए, आप ये लिखिए, अम्लों के रासायनिक गुणों को लिखें। यहीं से क्वेश्चन बना देंगे। अम्लों के रासायनिक गुणों को लिखें। दिख रहा होगा। चलिए, पहली बात,
चलिए, पहली बात, अम्ल का रासायनिक गुण है ना, इसका मतलब इसमें यह होगा कि हमको ये पढ़ना है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, अम्ल जब क्या कहते हैं जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह की बात इसमें हमको पढ़नी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। ओ, ये तो बहुत मोटा हो गया। हम इससे ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा करने के बाद ज्यादा हो जाता। हाँ, ये ठीक। अम्ल के साथ धातुओं की आवश्यकता से ज्यादा मोटा है। ये ठीक। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है। ठीक है, ऐसे भी सवाल कह सकता है, या आपको कह दिया कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। अब देखिए, सवाल पूछने वाले पर यह डिपेंड करता है कि वह किस मूड में है, क्योंकि आपको यह भी कह सकता है कि क्या होगा जब सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम का एक टुकड़ा गिरा देंगे, यह भी आपको पूछ सकता है। उभी हुआ अम्ल का धातु से ही अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल हो गया और सोडियम धातु हो गया, उभी अम्ल की धातु से अभिक्रिया ही हुआ। ठीक है, वो पूछने वाले पर डिपेंड करता है कि कैसे पूछेगा। आपको समझना यह है कि ये अम्ल और धातु के बीच का संयोग है कि नहीं है, ये आपको मैंने ये करना। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इस वाले को उन लोग को छोड़ दीजिए, आप लोग मत लिखिए इस चीज को। ठीक है, आप केवल बैठ करके समझिए, सुनिए, बस आपके लिए वही बेहतर है। इसको आप मत लिखिए, आपके लिए हार्ड हो जाएगा। आपका क्लास इस क्लास में बहुत अच्छा है। वो आपको हम अम्ल क्षार का एक छोटा सा ज्ञान देने के लिए आपको बुलाए थे, वो आपका हो गया। अब आप बैठ करके सुनिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो जब
कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा, तो जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु से विक्रिया करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक धातु है जिंक, इसकी अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये आपका क्या है? जिंक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? जिंक सल्फेट है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो आपका अगला है वो है दो नंबर। दो नंबर है धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। अब देखिए, यहां से सवाल, अब बार बार लिखना उचित नहीं है क्योंकि गुण पढ़ा रहे हैं। यहां से क्या सवाल आ सकता है बनेगा? तो क्या होगा जब कोई धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा? क्या होगा जब कोई धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा? है ना, क्या होगा? तो यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से जब अम्ल की अभिक्रिया होती है, अम्ल की अभिक्रिया होती है
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। अब धातु का कार्बोनेट मतलब हो गया जैसे Na2CO3, ये आपका धातु का कार्बोनेट है। जैसे कि NaHCO3, ये आपका धातु का बाइकार्बोनेट है। इसके साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 तो यहां पे Na2SO4 का निर्माण होगा, फिर जल बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। यहां पे भी Na2SO4 बनेगा, फिर H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। ठीक है, रुक जाओ अभी तुम लोग। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा सोडियम सल्फेट है, ये हमारा जल है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये आपका जल है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए हम जो है ना इस वाला में एक जिक्र नहीं किए हैं, इस भाषा में इस सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट यहाँ जो बना इसका हम जिक्र नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ अभी एक तरह का सार्वजनिक रूप से बात हो रहा है किसी भी धातु का किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। जब कोई खास धातु का कोई खास कार्बोनेट से करवाएंगे ना तब इसका भी जिक्र होता है। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि क्या होगा जब सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे, तब हम उत्तर में लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट जब आप सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट जल तथा जल का निर्माण होगा और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इस तरह से इसका भाषांक बनेगा। ठीक है, कई तरह से भाषाएं जो है हम बना सकते हैं। ठीक, आपको जो है समझ आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या मिला रहे हैं, क्या क्या बनेगा। जाहिर सी बात है कि दाल और जल मिलाएंगे तो दाल बनेगा, चावल और जल मिलाएंगे तो चावल बनेगा। क्या सीधी सी बात है। दूध में चावल मिलाएंगे तो खीर बनेगा,
जाहिर सी बात है, जो मिलाएंगे वही बनेगा। ठीक है, तो जब मिलाएंगे पार्टिकुलरली किसी का नाम बोलेंगे तो फिर क्या क्या बनेगा, उसका भी नाम पार्टिकुलरली लिखना पड़ता। ठीक है, आपके पास ये समझ होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अगर इस बात को आप कम समझ पा रहे हैं तो आपको कम से कम सोडियम का अम्ल का नाम और भस्म का नाम जो हम आज आपको लिखाए हैं, और उससे पहले तत्व का नाम और उसकी संयोजकता यदि आपको याद नहीं है तो जब तक याद नहीं है तब तक आपका रासायनिक विज्ञान आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अगर हमको जो है, हमको यदि मान के चलिए कि सोडियम और सल्फेट में अभिक्रिया करवानी हो, ठीक है, तो ये बात हमको मालूम है कि इसकी संयोजकता 1 होती है और इसकी संयोजकता 2 होती है, और जब इस दोनों से यौगिक बनेगा तो फिर इसकी संयोजकता हम यहां लगाएंगे, इस वाले की संयोजकता यहां लगाएंगे और इस वाले की संयोजकता यहां लगाएंगे। ठीक है, ऐसे जो कि नहीं लिखा जाता है एक को, तो Na2SO4 हो जाता है। ये समझ हमारे पास है तभी हम यौगिक बना पाते हैं, अन्यथा हम भी यौगिक नहीं बना पाते। तो आपको यदि रासायनिक विज्ञान समझना है तो तत्वों के नाम और उसकी संयोजकता आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो फिर इस दोनों के बाद जो यौगिक बनेगा वो हो जाएगा, इसकी संयोजकता भी 1 होती है, इसकी संयोजकता भी 1 होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NaCl हमारा यौगिक बन जाएगा। लेकिन इसी सोडियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है, और जब इसकी या दोनों अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो इसका संयोजकता इसमें और इसका संयोजकता इसमें आएगा, तो Na2 हो जाएगा। अब बताइए, यदि आपको संयोजकता याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि NaO लिखें कि Na2O लिखें, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब Mg को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना हो तो Mg का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है। ठीक है, तो इसका बन करके हो जाएगा MgO। ठीक है, अगर चूंकि ये दोनों का 2 है तो ये इसमें आता है, ये इसमें आता है, और दोनों कॉमन निकल जाता है तो दोनों में 1 बच जाता है, 1 नहीं लिखते हैं तो MgO बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको संयोजकता और तत्व का नाम याद रहना, संकेत याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि MgO लिखें कि Mg2O लिखें कि MgO2 लिखें कि Mg2O2 लिखें, ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमने आपको कल ही यहां पे कहा था कि आप तत्वों के नाम और उसकी संयोजकता को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपने किया होगा तो आज आपको यह बात समझ में आई होगी, और यदि नहीं किया होगा तो नहीं आई होगी, कल भी नहीं करेंगे तो कल भी नहीं आएगी, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। इस बात की फुल गारंटी है, 300% गारंटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास अगले दिन होगा।